नमस्कार। उत्तराखंड की माँ थी और मानुष की लड़ाई लड़ने वाला आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड। इसे अभी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम आपकी आवाज़ हैं, आपकी जंग लड़ते हैं। दोस्तों, अंकिता हत्याकांड में आज 4 मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा, क्या माफ़ कीजिए 10 अक्टूबर को चार्जशीट दायर हो जाएगी, ऐसा सूत्र बताते हैं। पॉइंट नंबर 2, कठुआ रेप केस जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। कठुआ रेप केस की महिला वकील सुप्रीम कोर्ट की हैं, कांग्रेस नेता, वो सामने आई है कि वो जल्दी से जल्दी इन्हें फांसी पे लटकवा देंगी। इस बात में कितनी सच्चाई है। तीसरा, अंकिता की मां की तबीयत बिगड़ी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, क्या हुआ उनके साथ। और चौथा, अभी तक अंकिता केस में वीआईपी मामले में जांच टीम के हाथ खाली हैं, क्या हो रहा है उस वीआईपी के बारे में। इन 4 सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 10 अक्टूबर के चार्जशीट के मामले को देखते हैं। दरअसल सूत्र बताते हैं कि 10 अक्टूबर तक चार्जशीट फाइल की जा सकती है। विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं। और चार्जशीट में कॉमन इंटेंशन के तहत यानी 34/302 हत्या, सुनियोजित हत्या, इसके बाद सबूत मिटाना और पुलिस को गुमराह करना, ये जो सूत्र बताते हैं, इन सब धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि इन धाराओं में अधिकतम सज़ा क्या हो सकती है। ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन इसमें अधिकतम सज़ा आपको जान के खुशी होगी कि फांसी की हो सकती है। न्यूनतम सज़ा उम्र कैद या 10 वर्ष तक भी कुछ स्पेशल सरकमस्टांसेस में हो सकती है। वो तब अगर पुलिस की चार्जशीट में कोई कमी आई और विपक्षी वकील या जो वकील बचाव पक्ष के हैं कुछ ऐसे तर्क, ऐसे तथ्य ढूंढने में कामयाब हो पाए जो पुलिस की थियरी में छेद साबित कर देगा या सबूतों पे सवाल निशान लगा देगा, तो ऐसे में 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए फांसी या उम्र कैद में से एक सज़ा हो जाएगी, ऐसा लगता है। अब बात करते हैं कठुआ केस की जो वकील हैं वो इस बीच सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस केस को लड़ना चाहती हैं, परिवार उन्हें इजाज़त दे। सबसे पहले अगर आपका प्रकाश यहाँ पे कठुआ रेप केस की मैं बात करूँ तो एक छोटी सी बच्ची के साथ वहाँ पे रेप और हत्या जैसा मामला हुआ था। तो उस केस में इन्होंने अच्छी पैरवी की थी और उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की बात की थी। लेकिन इनका कहना है मीडिया के सामने आकर के कि पूरी मजबूती से हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक फांसी ना हो जाए। बहुत अच्छी स्पिरिट है, बहुत अच्छी बात है और इनके साथ हम भी एक वकील फैटर्निटी के होने के नाते समर्थन में हैं। निश्चित तौर पर फांसी होनी चाहिए। लेकिन एक बात आज यहाँ पे राष्ट्र नीति बहुत स्पष्ट करना चाहता है कि न्यायपालिका किसी नामचीन वकील या XYZ के नाम पे कभी भी निर्णय नहीं देता है। ये बात आज यहाँ पे साफ होनी चाहिए, क्योंकि निर्णय केस के मेरिट्स के आधार पे, उसकी जघन्यता के आधार पे, अपराध करने के तरीके के आधार पे ही दिया जाता है। और न्यायपालिका कभी किसी वकील की शक्ल देख के ऐसे निर्णय नहीं देती है कि ये इतना बड़ा वकील है, ये इतना छोटा वकील है। ये न्यायपालिका की सच्चाई है। और कोई वकील अगर ये कहे कि मैं फांसी की सज़ा दिला दूंगी तो मैं समझता हूँ इसको न्यायपालिका की तौहीन। और कांग्रेस के ज़माने में निर्भया कांड हुआ था, तो उस ज़माने में ये लोग कहाँ थे। कुल मिला के बात यह है कि अंकिता को इंसाफ जरूर मिले, लेकिन कांग्रेस दूसरे तरीके से अपने राजनीतिक पत्ते खेलना इस मामले में बंद करे। अंकिता के इंसाफ के साथ सब खड़े हैं, ये बात हम यहाँ पे कहना चाहते हैं। लेकिन राजनीति से इस मुद्दे को बिल्कुल दूर, कोसों दूर और बहुत दूर रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये समाज की चेतना का मामला है, राजनीतिक रोटियां सेकने का मामला नहीं है। हालांकि बीजेपी ने भी 2009 निर्भया के टाइम पे राजनीतिक रोटियां सेकी थी, एक सच्चाई ये भी है। तीसरी बात करते हैं अंकिता की मां के अस्पताल में भर्ती होने के लिए। दरअसल ब्लड प्रेशर में कुछ फ्लक्चुएशन उनके आ गए थे,
तो उतार चढ़ाव आप कह सकते हैं इसे, इस वजह से उन्हें आईसीयू में कल भर्ती करना पड़ा। अगर न्यूज़ साइट्स की माने तो अंकिता की मां के जो रक्तचाप हैं, सदमे के कारण, अपनी बेटी को खोने के सदमे के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जब उनके विभिन्न टेस्ट किए गए, कई प्रकार की प्रक्रियाएं की गई, तो उसके बाद डॉक्टरों ने सबको सामान्य बताया और कहा कि मानसिक सदमा और बेटी को खोने के ट्रॉमा के कारण उनकी तबीयत कहीं ना कहीं खराब हो गई है। तो पूरा राज्य उनके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, इस मुद्दे पे कोई इफ़ या बट नहीं है। इसके बाद आखिरी सवाल पर आज के हम यहाँ पे आते हैं, जो अंकिता केस का अपडेट था कि वीआईपी कौन था। लगातार आपको पता होगा कि जिस वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए अंकिता को कहा गया था और जिसकी के कारण अंकिता की हत्या हुई थी, वो हर व्यक्ति जानना चाहता है पूरे राज्य में कि कौन था। लेकिन एसआईटी अभी तक इस मामले में कोई खास प्रोग्रेसिव नहीं कर पाई है और न नाम का खुलासा कर पाई है, जिस पे राज्य की जनता और लोग खासे नाराज हैं। हो सकता है कि इसमें वास्तव में कोई वीआईपी या कोई सफ़ेद पोस्ट नेता हो या सत्ताधारी पार्टी का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वरना एसआईटी इस मुद्दे को इतनी देर तक क्यों छुपाए रखती, क्यों इस मुद्दे पे पर्दा डाले रहती, और ऐसी कौन सी जांच हो गई है जो इतने लंबे समय तक वीआईपी को नहीं पता कर पा रही है। पूरे राज्य की जनता के मन में है, जल्दी से जल्दी राज्य की जनता चाहती है कि इस वीआईपी का भी नाम का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड में हत्या के कारणों में कहीं ना कहीं ये भी है। जब उन 3 लोगों से, पुलकित और उसके 2 दोस्तों से भी पूछताछ की गई, तो उन्होंने हत्या में इस थर्ड पर्सन के किसी भी प्रकार की भूमिका होने से इनकार कर दिया। इससे शक और भी गहरा जाता है। तो ये 4 मुद्दे थे जिसको आज हमने डिस्कस किया। और मैं राष्ट्रनीति उत्तराखंड के दर्शकों से हमेशा कहता हूँ, हमारा चैनल मीडिया के शोरगुल से दूर केवल तथ्य और फैक्ट पर बात करता है। बहुत सारी चीज़ों को हम तथ्यपरक और कानूनी विश्लेषण करते हैं, और हमारे वीडियोस देख के आपको मीडिया का शोरगुल नहीं, ज्ञान मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी। तो आइए ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंकिता की जंग में सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे धारदार और सबसे सटीक विश्लेषण केवल राष्ट्रनीति उत्तराखंड में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।